हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने समझा था इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है और इस वीडियो में हम समझेंगे हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। इस वर्ड को ध्यान से देखो। हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? कभी आपने किसी को गुस्से में अगर देखा होगा तो बोल दो ये बड़ी हाइपर हो रही है, ये बड़ा हाइपर हो रहा है। तो हाइपर मतलब क्या? वो ओवर रिएक्ट कर रहा है या जरूरत से ज्यादा गुस्सा हो रहा है। सेम, अगर इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा हो, ये कहना चाहिए बहुत ज्यादा हो, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, तो वो स्टेट कहलाती है हाइपर इन्फ्लेशन। याद करो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में क्या समझी थी? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। यही लोग लगभग मानते हैं, लेकिन हमने देखा था इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी। मतलब पैसा कैसे बनता है? प्रिंट करके। अगर उसे हम और प्रिंट कर दें, उसके अमाउंट को, सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो अब चीजें उतनी हैं या और उल्टा कम है, बट लोगों के पास पैसे ज्यादा है खर्च करने के लिए। तो अब सेम चीज को लेने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। ये कहना चाहिए क्योंकि अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो दुकानदार ने अपनी चीज़ों की प्राइस बढ़ा दी है। अब वही चीज़ लेने के लिए पहले अगर समझो इतने पैसे देने पड़ रहे थे, ₹100 देने पड़ रहे थे, तो अब इतने देने पड़ेंगे, सपोज़ ₹1000 देने पड़ेंगे। ये स्टेट कहला रही थी इन्फ्लेशन। मतलब एक्चुअल में करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, लेकिन करेंसी की कम वैल्यू कम होने की वजह से सेम चीज़ के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि महँगाई बढ़ रही है। अब आज इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम समझेंगे हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब। समझो आज सुबह आपने 9 बजे कॉफ़ी खरीदी, वो कॉफ़ी मिली आपको ₹100 की। 1 महीने बाद आप सेम दुकान पर जाते हो तो वो कॉफ़ी मिल रही है आपको ₹150 की। अब यहाँ तक भी आप चलो बात किसी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। 1 साल बाद आप सेम कॉफ़ी खरीदने जा रहे हो तो मिल रही है आपको 13,100 की। ये सिचुएशन कहलाती है हाइपर इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन 50% से बढ़ने लगे हर मंथ, तो ये स्टेट हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। 1956 में एक इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी थी। बट अगर हम ध्यान से समझें तो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में इस नंबर्स से बेटर हम ये समझे कि जब करेंसी पे लोगों का ट्रस्ट टूट जाता है, वो सिचुएशन एक्चुअल में कहलाती है हाइपर इन्फ्लेशन। वो समझेंगे भी क्यों कि ये डेफिनेशन ज़्यादा बेटर क्यों है। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, इंडिया की, इंडिया में भी इन्फ्लेशन है लगभग 6% का। मतलब हर साल लगभग 6% से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम इस पे केवल उतना ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि या तो उतने ही प्रपोर्शन से हमारी सैलरी बढ़ जा रही है, या फिर हम ये समझ ही नहीं पाते कि चलो हो क्या रहा है। हमें नज़र तो आता है महंगाई बढ़ रही है, पर हम एक्चुअली समझ नहीं पाते कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पर आ रहा है। उसे ध्यान से भी समझते हैं। समझो 20 साल पहले इंडिया में आप रह रहे थे, अभी भी रह रहे हो। 20 साल पहले आपने 1 करोड़ रुपए कैश अपने लॉकर में रख दिया। अब क्योंकि इन्फ्लेशन लगभग 6% की रही हर साल, तो 20 साल बाद आपके 1 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी? कितने परसेंट से वो कम हो जाएगी? तो अगर आप मोटा-मोटा समझो तो उस 1 करोड़ की वैल्यू लगभग 3 गुना से कम हो जाएगी और आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 30 लाख के बराबर रहेगी। कैसे 30 लाख के बराबर रहेगी? क्योंकि अगर समझो पहले 1 करोड़ रुपए से 1 किलो सोना आता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आज उतना ही सोना लेने के लिए आपको 3 गुना ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, शायद 3 करोड़ देने पड़ेंगे। तो आपके पैसे की वैल्यू 3 गुना से कम हो गई। अभी तो इन्फ्लेशन जो हमारे देश में चल ही रहा है, बट इसी का अगर स्केल बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाए, जैसा कि जर्मनी में हुआ और हंगरी में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ और बहुत रिसेंटली अभी कुछ महीने भर के अंदर ही ईरान में चल रहा है, तो इसे समझते इससे होता क्या है और क्यों होता है ये। तो सबसे पहले तो जर्मनी का एक केस देखते हैं, रियल केस। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 के बीच खत्म हुआ। उसके बाद फिर एक ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। ट्रीटीज़ में एक मीटिंग है जहाँ पे लोग, जो कंट्रीज़ जीत गई हैं और जो कंट्रीज़ हार गई हैं, वो लोग डिस्कस कर रही है कि अब कैसे मुआवजा लिया जाए, कितना मुआवजा लिया जाए उस कंट्री से जिसने वॉर छेड़ा था और जो हार गई है, जो थी जर्मनी और उसके साथ-साथ और कोई कंट्रीज़। तो अब यहाँ पर जर्मनी के ऊपर लगभग-लगभग 200 बिलियन गोल्डन मार्क्स का फाइन लगाया गया। ऐसा समझो लगभग-लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया गया। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या है? हाइपरइन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जब लोगों का ट्रस्ट करेंसी पे खत्म हो जाता है। जब लोगों के हाथ में जैसे पैसे आते हैं तो उनको पता है कि इस पैसे की वैल्यू कल ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है, और उस पैसे को लेकर वो बस भागते हैं खर्च करने के लिए, कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए जो काम की हो, क्योंकि पेपर का वो क्या करेंगे अगर वो पैसा पेपर बन जाए तो।
और जब वो लोग उस पैसे को लेकर भागते हैं कोई चीज़ को खरीदने के लिए और सभी लोग ये करने लग जाएँ, तो चीज़ों की प्राइस आसमान छू जाती है। ये कह सकते हो करेंसी की प्राइस ज़मीन छू जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। इससे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की प्राइस अब बहुत महँगी हो गई है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है। अब इसे कुछ रियल एग्ज़ाम्पल्स से समझते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि क्या सच में ये करेंसी पेपर हो जाती है? इसे समझने के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज से 9 साल पहले ही लगभग, आई थिंक 9 नहीं 10 साल पहले 2016 में डीमोनेटाइज़ेशन हुआ इंडिया में। जिसमें क्या हुआ? 500 और हज़ार रुपए के नोट सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। मतलब उसकी वैल्यू कुछ होगा पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाएगी। आप अभी चाहो तो जाकर उसे बैंक में डिपॉज़िट कर दो, उसके बदले या तो नए नोट ले लो। अब यही लोग करते रहे। अब समझो आप उस डेट पे हो जब 1 दिन बचा है इस डेडलाइन को कि आप अपने नोट, पुराने नोट बैंक पे जमा कर सकते हो। अभी तो आप शांति से बैठे हुए हो, बिल्कुल सैटिस्फाइड हो कि सभी नोट आपने डिपॉज़िट कर दिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपका छोटा भाई आता है और आपको बताता है कि अरे! मैं खेल रहा था और मैंने देखा गद्दे के नीचे तो कुछ 4-5 ₹500 के नोट पड़े हैं। तो आपका दिमाग खराब, ढाई 3 हज़ार रुपए का तो नुकसान हो जाएगा, ये तो कल 1 दिन बाद पेपर बनने वाला है। तो आप भागे गए, बैंक खुलने के पहले आप खड़े हो वहाँ पर कि जल्दी से मैं इस पैसे को किसी तरीके से डिपॉज़िट कर दूँ ताकि इसकी वैल्यू रह जाए, ये ज़ीरो ना हो जाए। और वही हुआ, कुछ हुआ जैसे मैंने अभी 6 महीने अपने घर पे देखा, एक पुराने कुछ नोट मिले 500 के। अब उसे मैं कहीं भी लेकर जाऊँ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वो एक्चुअल में पेपर है। तो ये सेम सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन में होती है बस थोड़े अलग तरीके से। देखते हैं कैसे? सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जर्मनी का। 1918 के आसपास वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, जो 1914 से लगभग शुरू हुआ था और इसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साई से समझ सकते हो आप एक मीटिंग है, जो कंट्रीज़ जीत चुकी हैं और जो कंट्रीज़ हार चुकी हैं उनके बीच। तो जो कंट्रीज़ जीत चुकी हैं वो चाहती हैं कि हारी हुई कंट्रीज़ फाइन पे करें इन कंट्रीज़ को ताकि इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। और इसी तरफ लगभग जर्मनी के अंडर जर्मनी पर बहुत ज़्यादा फाइन लगाया गया। कई हज़ारों करोड़ों का फाइन उसकी करेंसी में। अब क्योंकि जर्मनी की हालत तो वैसे ही खराब थी और ये फाइन वो ऑलमोस्ट पे कर पाता नहीं। वॉर लड़ने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कर्ज भी लेकर रखा था, उसे चुकाना था। साथ-साथ ये वॉर के रिपेरेशंस पे करने थे, जो फाइन हम कह रहे हैं ना इसे वॉर रिपेरेशंस कहते हैं। रिपेरेशन जो कंट्री जीत गई है उनको रिपेयरमेंट चाहिए अपनी चीज़ों का, तो इसे वॉर रिपेरेशन भी कहते हैं इस फाइन को। तो ये भी उसे पे करना है। अब इनको लगभग कोई सॉल्यूशन नज़र आ नहीं रहा है और जैसे-जैसे ये पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कंट्री गुस्से में आ रही है जैसे फ्रांस, बेल्जियम, इन्होंने एक बार क्या किया, इनकी एक रीजन है जर्मनी का रूर करके, जो इंडस्ट्रियल हब है समझो। जैसे इंडिया में गुजरात है या मुंबई है, उस जगह को कैप्चर कर लिया। अब वो जगह से लगभग इनकी कोल माइनिंग और स्टील का प्रोडक्शन होता था। तो जर्मनी ने अपने वर्कर्स को बोला तुम काम रोक दो, प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हें सैलरी देते रहेंगे, लेकिन तुम काम ना करो। और जैसे ये चीज़ हुई तो जर्मनी को जो गवर्नमेंट थी, जर्मन गवर्नमेंट, उन्हें पैसे तो देने ही थे, सैलरी तो देनी ही थी वर्कर्स की। अब पैसे देखो आ नहीं रहे, कर्ज चुकाना है, वॉर रिपेरेशंस भी पे करने हैं, प्रोडक्शन भी रुक गया कि कोल और स्टील रुक गया, मतलब लगभग सारी फैक्ट्रीज रुक गई हैं। टैक्स भी नहीं आ रही क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, काम ही नहीं करे तो कहाँ से पैसे आए? तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी सैलरी देने के लिए या और सारी चीज़ों करने के लिए, डेट पटाने के लिए या फिर ये वॉर के रिपेरेशंस चुकाने के लिए पैसे प्रिंट करेगी। वही चीज़ जर्मनी ने की, बहुत सारे पैसे प्रिंट किए। इतने पैसे प्रिंट किए कि एक वक़्त में वहाँ पे एक ब्रेड लगभग मिल रहा था 20,000 करोड़ मार्क्स का। जैसे हमारी ये रूपी करेंसी है ना, उनकी करेंसी का नाम था मार्क्स। तो 20,000 करोड़ मार्क्स लगभग देने पड़ रहे थे एक ब्रेड के लिए। ये थी नवंबर 1923 की बात। और एक सिचुएशन ऐसी भी है कि एक बहुत फेमस इमेज है जर्मनी में जहाँ पे लोग व्हील बैरो में पैसे लेकर जा रहे हैं। और एक कहानी आती है कि एक आदमी गया व्हील बैरो में बहुत सारे पैसे लेकर और थोड़ी देर उसे बाहर रखा ताकि वो अंदर जा सके कुछ सामान खरीदने के लिए। जब तक बाहर वो आया तो व्हील बैरो चोरी हो चुका था, पैसे वहीं पे पड़े थे। मतलब व्हील बैरो की वैल्यू पैसे से ज़्यादा थी क्योंकि पैसे ऑलमोस्ट पेपर ही बन चुके थे। पेपर की वैल्यू भी पैसे से ज़्यादा होती थी एक वक़्त में कि लोग वॉलपेपर लगाने के लिए घर में, क्योंकि पेपर ज़्यादा महँगा है करेंसी से, तो पैसों का यूज़ करके वॉलपेपर लगाते थे, पैसों को एज़ वॉलपेपर यूज़ करने लग गए थे। इस लेवल तक करेंसी डिवैल्यू हो चुकी थी जर्मनी की। सेकंड केस आता है हंगरी का।
हंगरी में लगभग 1946 में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्फ्लेशन आया। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होने का रिकॉर्ड हंगरी के पास है। समझो लगभग 19 के आगे 20 जीरो अगर हम लगा दें, उतने परसेंट का इन्फ्लेशन हंगरी में आया था। अगर मैं इस नंबर को लगाने की कोशिश भी करूँ तो शायद मेरी स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी। और सेम चीज़ लगभग यहाँ समझो कि हंगरी में हो रहे थे हर 15 घंटे में प्राइस डबल। जर्मनी में हो रहे थे लगभग हर 3.5 घंटे में प्राइस डबल। और इसका इम्पैक्ट आप समझते हो क्या हो रहा है? ये हर 3.5 दिनों में अगर प्राइस डबल हो रहे हैं तो कई सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी जर्मनी को अपनी कंट्री में। जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको सैलरी दिन में 2 बार दी जाती थी, एक सुबह एक शाम। क्यों? अगर सुबह बस सैलरी देंगे तो शाम अगर वो खर्च करने जाएँ, उस वक़्त तक वो पैसों की वैल्यू आधी हो जाती थी। तो वो क्या करते थे, सुबह सैलरी मिलती थी, लंच में जाकर कोई चीज़ फटाक से खरीदते थे, फिर काम करते थे, फिर शाम को सैलरी मिलती थी, फिर जाकर कोई चीज़ तुरंत खरीदते थे। एक वक़्त तो ऐसा भी आया कि खिड़की से अपने पैसे फेंके जा रहे जैसे सैलरी मिल रही है, ताकि उनकी वाइफ़ जाए और उससे खाना खरीद सके। और कुछ अगर मॉडर्न केस लें इन्फ्लेशन का, तो एक केस आता है फिर ज़िम्बाब्वे का, लगभग 2008 के आसपास हुआ। हम बहुत ज़्यादा भी कॉजेज़ पे नहीं जा रहे हैं, हम बस हाइपर इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल एक ओवर सिम्प्लिफाइड लेवल पे कि ये होता क्या है। तो बिल्कुल डीप कॉजेज़ पे नहीं जा रहे हम कि क्यों आया जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन और हंगरी में क्यों आया, इधर ज़िम्बाब्वे में क्यों आया। डेफ़िनेटली एक रीज़न है कि मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट गवर्नमेंट ऐसे ही बस प्रिंट नहीं करने लग जाती है पैसे। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट थोड़ी ज़िम्बाब्वे की बात कर लेते हैं। अब ज़िम्बाब्वे में कोई वॉर नहीं हुआ था। चलो हंगरी के समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था कंट्री में, प्रोडक्शन ही रुक गई थी। अब एक और चीज़, अगर पैसे आप प्रिंट करते जा रहे हो, साथ-साथ आपके गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पैसे ज़्यादा है तो अब सामान भी तो ज़्यादा है लोगों के पास खरीदने के लिए। डिमांड भी है, सप्लाई भी है। लेकिन अभी देखो, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ जर्मनी के आसपास, समझो वर्ल्ड वॉर 1 का भी कुछ इम्पैक्ट था जर्मनी के ऊपर। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वॉर का इम्पैक्ट हंगरी के ऊपर भी आया। बट ज़िम्बाब्वे के समय कोई खासा वॉर का इम्पैक्ट नहीं था इस हाइपर इन्फ्लेशन में। ये तो सिंपल एक पॉलिसी डिसीजन थी कि वहाँ पे रेसिज्म देखा गवर्नमेंट ने कि लगभग जो फार्म लैंड है वो व्हाइट पीपल के पास है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि मैं क्या करता हूँ, इनसे लेता हूँ ये फार्म लैंड और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, थोड़ा कुछ ब्लैक पीपल को देता हूँ, कुछ उनको देता हूँ जिनके पास ये लैंड नहीं है, ताकि ये भी ऊपर आ पाए। और हुआ क्या कि जैसे 45% लैंड लगभग वहाँ से लेकर उनको दिए गए जिनके पास ये लैंड नहीं था, तो वहाँ प्रोडक्शन फूड की लगभग आधी हो गई। क्यों आधी हो गई? लैंड तो उतनी ही है। मज़े की बात है कि ज़िम्बाब्वे जो है वो समझो मेन फूड प्रोड्यूसर था पूरे अफ्रीका का। लगभग पूरा अफ्रीका फूड इंपोर्ट करता था ज़िम्बाब्वे से। वो कंट्री में जैसे ही इसने लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया तो जिनके पास ये चीज़ आई, तो उनके पास एक्सपर्टीज़ तो थी नहीं उस वक़्त, ना ही उनके पास पैसे थे। पैसे भी तो चाहिए आपको फार्मिंग करने के लिए, बस लैंड से काम नहीं चलेगा। तो इसके चक्कर में प्रोडक्शन इनकी बहुत गिर गई, जो इनकी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था समझो। अब जैसे ये गिरा तो गवर्नमेंट को फिर कई सारी प्रॉब्लम आई, साथ में वॉर भी लड़ रहा था कॉन्गो वाला, वहाँ भी पैसे खर्च कर रहा है। और क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे प्रिंट किए और इस लेवल पे हाइपर इन्फ्लेशन पहुंची कि एक वक्त में एट इट्स पीक जिम्बाब्वे में लगभग 20,000 करोड़ परसेंट तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका था। मुझे लगता है शायद नंबर मैं गलत बोल रहा हूँ, बट समझो बिलियन परसेंट तक इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, बिलियन परसेंट मंथली इन्फ्लेशन। साथ साथ एक चीज और हमें समझने वाली है कि अब जिम्बाब्वे में तो हाइपर इन्फ्लेशन आया, महंगाई लगभग हर 3-4 दिनों में डबल हो रही है चीज़ों की प्राइस। उसके बाद एक और कंट्री है जो है वेनेजुएला, जहाँ पे इन्फ्लेशन है, ये भी एक मॉडर्न केस है। अब वेनेजुएला में भी सेम लगभग एक सिचुएशन थी कि वहाँ पे भी ऑयल पर डिपेंडेंसी उनकी बहुत ज़्यादा थी। लगभग सभी चीज़ें जो जो पूरी पैसे आ रहा है कंट्री के पास, वो आ रहा है ऑयल से। और वेनेजुएला वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ थी 1980 में, क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व है। ये वही कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट को अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने कैप्चर कर लिया, आपने सुना होगा। तो वेनेजुएला के साथ भी सेम चीज़ हुई, जब 2013 के आसपास ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ने लगे, तो वहाँ पे क्राइसिस आना शुरू हुआ। अब इससे और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है कि कैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने जो ऑयल के पैसे आ रहे थे, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करने की जगह
कि प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया जाए, इंफ्रा में इन्वेस्ट किया जाए, उसकी जगह उन्होंने वोट पाने के लिए बस लोगों को पैसे बांटे, खुलकर पैसे बांटे। और जब ऑयल से उनकी रेवेन्यू आनी कम हो गई तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आ गया। इसके साथ कई सारे पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, अभी उस पर अब नहीं जा रहे हैं। बट अब बस ये समझो कि वेनेजुएला में भी एक लेवल पे इस तरीके से इन्फ्लेशन आया कि कई बार नोट ऐसे ही साइड में रोड के पड़े होते थे और लोगों ने उठाते नहीं थे, कि नोट ऑलमोस्ट पेपर बन चुके थे। इतने सारे नोट लेकर जाने पड़ते थे, समझो एक दिन का खाना लेने के लिए, कि लोग गिनते भी नहीं थे, लोग तौलते थे, हाँ इतना ग्राम नोट है, मतलब इतने की इसकी वैल्यू होगी। और अगर एकदम मॉडर्न केस हमें देखना है तो वह है ईरान का, जो महीने भर के अंदर ही लगभग की बात है, अभी वहाँ पे हाइपरइन्फ्लेशन चल रहा है। किस लेवल पे चल रहा है कि $1 के अगेंस्ट वहां की करेंसी की वैल्यू 1.4 मिलियन ईरानियन रियाल हो गई है। मतलब समझो अगर कॉफी आती है $1 की यूनाइटेड स्टेट्स में, आप ईरान के सिटीजन हो, आपको वो कॉफी पीनी है, तो अपनी करेंसी में आपको 1.4 मिलियन रियाल देने पड़ेंगे, तब जाके वो कॉफी मिलेगी। इस लेवल पर करेंसी डिवैल्यू हो गई है। एक बहुत बड़े लेवल का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हुआ है। और इस प्रोटेस्ट में आपने सुना होगा लगभग 8,000 10,000 लोग मारे भी जा चुके हैं। गवर्नमेंट को ही गिराने की बात चल रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होता किसका है, इसके इम्पैक्ट क्या है, हाइपरइन्फ्लेशन आने से क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले जो चीज होती है वो है ट्रस्ट का टूट जाना। लोगों का ट्रस्ट करेंसी से, गवर्नमेंट से, बैंक से, हर किसी इंस्टीट्यूशन से पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और जब ये होता है तो ये बहुत खराब सिचुएशन है। ये पूरी तरीके से ग्रोथ को रोक देता है, दंगों को बढ़ावा देता है, क्राइम को बढ़ावा देता है। साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसे मिडिल क्लास का। क्यों? क्योंकि इनके लगभग पैसे होते हैं कैश के फॉर्म में, सेविंग्स के फॉर्म में, क्योंकि ये या तो पेंशन आ रहा है उसे एफडी में रखे हुए हैं लोग, या तो सेविंग अकाउंट में। और समझो अगर हाइपर इन्फ्लेशन आती है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है, तो कैश की वैल्यू चाहे वो 1 करोड़ या 2 करोड़ भी क्यों ना हो, वो इस लेवल पे आ जाते हैं कि शायद उससे आप एक बस की टिकट भी ना ले पाओ। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक बहुत ही खराब सिचुएशन है। और आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि एक्चुअल में हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। और मे बी हम इस पे थोड़ा और डीप जाएंगे, इसके कॉजेस पे, इसके सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन मतलब कैसे बाकी कंट्रीज ने सॉल्व किया अपने इस क्राइसिस को, और कैसे कुछ कंट्रीज हैं जो आज तक उबर नहीं पाए। अगर आपको थोड़ा और एग्जाम्पल्स चाहिए, जो आप रिसर्च करना चाहते हैं जहाँ पे ये हाइपरइन्फ्लेशन आई, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, तो आप अर्जेंटीना का केस देख सकते हैं, लेबनान का केस देख सकते हैं, रिसेंट ईरान का केस देख सकते हैं। वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो सबसे पहले शुरू किया पेंशनर्स ने, टीचर्स ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने, क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा एक तरीके का इंजस्टिस हुआ। वो थे सेविंग क्लास, वो हमेशा पैसे सेव करते हैं 50-60 साल से, और आज वो पैसे जो ईरानियन रियाल के फॉर्म थे वो ऑलमोस्ट पेपर हो चुके हैं। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। अगर एक लाइन में लास्ट हम इसे सम अप करें, तो जब इन्फ्लेशन, या कहना चाहिए महंगाई आसमान छू जाए, आपके पैसे की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, करेंसी की वैल्यू, ट्रस्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए करेंसी पर, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, वैसे तो इस वीडियो को जनरली कोई पूरा देखेगा नहीं, बट अगर आपने पूरा देखा है और आप यहाँ तक रुक गए हो, तो आई थिंक आप एक सीरियस लर्नर हो, आप एक्चुअली इस टॉपिक को समझना चाहते हो। और होता है ना, आप कभी किसी क्लास में जाते हो तो आपको एक होमवर्क मिलता है कि ये चीज़ आप जाके घर पे रिसर्च करना, इस चीज़ के बारे में आप और पढ़ना और समझना। तो मैं अपने साइड से आपको 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ, तरीके से होमवर्क देता हूँ, जो आप चाहो तो कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और मुझे भी अभी पूरी तरीके से समझ नहीं आया है, आई एम लर्निंग इट, और मैं जितना समझ रहा हूँ मैं शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कल मुझे और चीज़ समझ आए तो मैं और चीज़ शेयर करूँगा, बट ठीक है। अभी के लिए सबसे पहला जो होमवर्क है आपका, वो होगा कि आप ये समझो कि पैसा होता क्या है, व्हाट इज मनी। कि अभी तो 500 रुपए का नोट हम यूज कर रहे थे 2015 तक, अब वो जीरो हो क्यों गया। ये जो नया 500 रुपए का नोट आया उसमें ऐसा क्या है कि वो पैसा है, उसके बदले में चीज मिल जा रही है, पुरानी वाले के बदले नहीं मिल रही है, ये क्यों होता है। दूसरा, कई बार ये कंट्रीज जो हैं जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन आई, इन्होंने अपनी करेंसी जब इनकी जीरो हो गई, तो इन्होंने या तो डॉलर यूज करना शुरू कर दिया, या तो नई करेंसी लेकर आए। मोस्टली हुआ कि डॉलर पे शिफ्ट हो गए, या तो अपनी करेंसी को इन्होंने लिंक कर दिया डॉलर से या किसी और हार्ड एसेट से, जैसे कि गोल्ड या फिर लैंड, फार्म, इनसे। तो डॉलर में ऐसा क्या है, क्या होता है कि ये कंट्रीज जहाँ पे हाइपरइन्फ्लेशन आया, ये डॉलर पे शिफ्ट शिफ्ट हो गई। जिम्बाब्वे ने ऐसा किया, एल्डोराडो ने ऐसा किया।
कई सारी कंट्रीज ने ऐसा किया। वेनेजुएला के साथ ऐसा हो गया था कि लोग डॉलर यूज़ करने लग गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि आप ये सर्च करो, व्हाट मेक्स समथिंग मनी, व्हाट इज़ मनी, और सेकंड, डॉलर के साथ ऐसा क्या है लाइक जिसकी वजह से जिस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आता है वो डॉलर पे शिफ्ट होने लगती है।